लोदी को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जब वो आए तो कैसे अफगान संरचना को जन्म दिया जो केंद्रीयकरण को कमजोर कर दिया। ब्रैकेट में डाल लो और इसी पर सोचना घर पर जाके कि लोदी राज्य की स्थापना ने लोदी राज्य की स्थापना ने अफगान राजनीतिक प्रशासनिक संरचना अफगान राजनीतिक प्रशासनिक संरचना को जन्म दिया जिसके तहत तुर्की शासकों के द्वारा स्थापित प्रशासनिक केंद्रीयकरण की नीति कमजोर पड़ गई। अंततः इसने अफगान राज्य के पतन और हिंदुस्तान में मुगल शक्ति के उद्भव का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ब्रैकेट बंद कर दो। अब इसी को आधार बनाकर तुम्हें लिख देना है और तुम्हें पता है कि क्या क्या किन किन पहलू पर गौर करोगे। पता है क्या? पता है बहलोल लोदी ने क्या किया था। इसका मतलब उन्होंने देखो घर पर रिवाइज नहीं किया है। मेरे क्लास में जिस समय बिना पढ़े आओगे तुम्हारी फजीयत होना तय है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैंने बताया था कि तुमको दृष्टांत देना है। बहलोल लोदी ने रोह के अफगानों से कैसे अपील की। रोह के अफगान आए, बहलोल लोदी के साथ समानता, क्योंकि अफगान जनजातीय संरचना में समानता का अभाव इतना प्रबल था कि राजतंत्र के लिए एक को ऊंचा उठना आवश्यक था, लेकिन बहलोल लोदी अपना सिंहासन भी स्थापित नहीं कर पाया। अमीरों के साथ मसनद पर बैठता था। ही वाज जस्ट लाइक अ मून अमंग स्टार्स। वो विभिन्न तारों के बीच केवल एक चंद्रमा की तरह था। और उसके बाद सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ने सतत प्रयास किए, प्रयास को दिखाना। प्रयास का नतीजा हुआ कि केंद्रीयकरण तो नहीं हो सका, उल्टा बिखराव आ गया। दरिया खान नुहानी और दौलत खान लोदी। दरिया खान नुहानी बिहार का स्वतंत्र। तो ये जो चीज है, ये चीज तुमको यहां पर देना है, लेकिन तुम शायद नहीं मैनेज कर पाओगे। क्या लगता है तुम्हें? मैनेज करोगे? मैनेज कर लोगे? वहां पर तुम जो बुकलेट है, बुकलेट को अगर वहां उस जगह पर पढ़ोगे तो तुमको ये चीज समझ में आ जाएगी, है ना। तो अब बच्चे, राजनीतिक संरचना में कहीं कहीं हम लोगों ने डाइव मारा इल्तुतमिश पर, बलबन रजिया पर, बलबन पर, अलाउद्दीन खिलजी पर, मोहम्मद बिन तुगलक पर और फिरोज शाह तुगलक पर। ये 6 रूलर्स पर हम लोगों ने डाइव मारा, बाकी ओरिजेंटल चलने दिया। तो अब मेरे विचार से तुम्हारा पहला जो राजनीतिक समाप्त हुआ है, तो उस क्रम में आप देखिए कि किस प्रकार से मोहम्मद गोरी से लेकर इब्राहिम लोदी के काल तक भारत में तुर्की शक्ति का उत्थान और पतन हुआ, या तुर्की शक्ति का प्रसार हुआ, कैसे तुर्की राज्य व्यवस्था या सल्तनत का विस्तार हुआ। तो इब्राहिम लोदी से लेकर मोहम्मद गोरी से लेकर इब्राहिम लोदी तक कितने लोगों के दिमाग में विजन आ गया कि हाँ,
कौन कौन शासक आए, किस प्रकार से उत्थान हुआ, पतन हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, इतने लोगों को। बाकी लोगों को क्यों नहीं आ रहा है? ये कल संडे है, कल सभी लोग एश्योर करो कि हाँ हमारा होगा। अब पेज बदलो और एक मोटा सा टाइटल दो। हाँ, क्या क्या क्वेश्चन है? हाँ, पुराने कालखंड का अंत हो गया कि धर्मनिरपेक्षता की नीति जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी, उसका पतन हो गया उसके समय। धर्म और राजनीति को पृथकीकरण की नीति जो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी, जब मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो अपने चरम पर पहुंचा, उस युग का अंत हो गया। इसलिए है कि एक नए युग का आरंभ हुआ, एक पुराने कालखंड का अंत हो गया। अब इसमें ऊपर जैसे आपका जो ये टाइटल आता है, उस टाइटल में दीजिए राज्य का, हाँ, हेडिंग दीजिएगा। हाँ, मेजर हेडिंग है, क्योंकि पहला एस्पेक्ट वहां से देखो। तुम लोग पहले मेरे स्कीम को समझो। पहले राजनीतिक है तो मोहम्मद गोरी से लेकर हम लोग इब्राहिम लोदी तक आ गए। अब हमारा दूसरा बिंदु होगा प्रशासन, वह उसमें भी हमको पूरे प्रशासन को समग्र देखना है। फिर हमारा टॉपिक होगी अर्थव्यवस्था, फिर हमारा टॉपिक होगा समाज, और फिर हमारा टॉपिक होगा संस्कृति। जब हम सारे एस्पेक्ट कर लेंगे तो कोई क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा, पूरा एरिया दिल्ली सल्तनत का कवर हो जाएगा। और उससे मजे की बात होगी, जब हम मुगल शुरू करेंगे तो उसी बिंदु से आरंभ करेंगे जहां हमने दिल्ली सल्तनत में छोड़ा था। इसलिए मैं सल्तनत और मुगल को एक इंटीग्रेशन बनाता हूँ। इसलिए मुगल में मैं नए बच्चों को डिस्करेज करता हूँ, मुगल में नहीं लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो जो सल्तनत से मुगल को नहीं जोड़ेंगे तो फिर उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। समझ रहे हो? इसलिए इसको एक अलग ढांचा बनाया है। और जो लोग पार्ट थर्ड में सल्तनत से शुरू किए हो, मुगल काल तक समाप्त होते होते तक तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, विजन भी क्लियर हो जाएगा, और ये भी समझ में आ जाएगा कैसे इंटीग्रेटेड करके पढ़ा जाता है। तब आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी भी इससे हेवी है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखी हुई है बात तो फ्री ऑफ लेंस लिखी हुई है ना, ये केवल मेरा ही डेवलप किया हुआ है। दूसरा, आपको बुक भी पढ़ोगे तो बुक में बिखरा बिखरा मिलेगा, आप खींच नहीं पाओगे। और इसमें है कि सीधा खींचोगे क्वेश्चन का आंसर। तुम लोग क्वेश्चन बैंक सामने रखा करो, उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या होती है इस मेथड में, आपको जो सुविधा होती है, जैसे आप हाईवेज पर या कोई भी जगह पर छोटे छोटे रोड पर आप जाते हो, तो अब इधर से चले जाओगे, बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते मिलेंगे, चले जाओगे, और वहां से अगर तुम लौटना होगा तो याद नहीं रहेगा, तो लैंडमार्क खींचना पड़ता है कि भाई क्या है। तो एक क्रॉस था, सामने कुआं है, उससे बाएं टर्न लेना है, उसके बाद फिर जाना है, फिर आगे दाएं टर्न लेना है। ये अगर मेमोरी में आप लेते हुए जाते हो तो उससे लौटने में उसी लैंडमार्क को, अधिकतर देखते हो कि दो फ्रेंड जाते हो, एक एब्सेंट माइंडेड है, एक को रास्ता कुछ पता नहीं चलता। नॉर्मली मेरे साथ यही होता है। और जो दूसरा है वो थोड़ा तेज तरार होगा, तो वो अच्छा यहाँ एक कुआं था, अच्छा यहाँ से एक बाई पगडंडी गई थी, यहाँ से एक दाई पकड़नी, तो वैसे निकल जाते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे तुम फ्री लेंस पढ़ोगे तो दिल्ली सल्तनत में बहुत चीजें पढ़ोगे और उतनी ही तेजी से भूल जाओगे, हाँ था तो क्या। इसमें क्या है कि सबका खंड खंड दिया हुआ कि था तो ये, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो ये तुमको याद रह जाए। तो तुम लोग जो जीत करते हो सर ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो, तो वो बुक तो उस मेथड से लिखा हुआ है, तो दोनों चीज तुम्हारा मिक्सअप हो जाएगा, ना ये रहेगा ना वो रहेगा। इसलिए तुम लोग को एनसीईआरटी कहता हूं कि जैसे देखो, अब जैसे न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर फ्री ऑफ लेंस जो एडिटोरियल्स पढ़ते हैं तो उसका एक अलग मजा है। फ्री लेंस मतलब वो टेंशन हम नहीं लेते हैं कि भाई हमको याद रखना है, बस पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल्स एकदम पढ़ने में मजा आ रहा है, कुछ चीजें जा रही है। तो एनसीईआरटी बुक को उसी तरह से इस्तेमाल करो, रीडिंग, उसमें भी जो अच्छी चीजें हैं और जो लैंडमार्क चीजें हैं वो तो नहीं देता हूँ, वो तुमको दिखेगा कहाँ, वो नेकेड आंखों से नहीं दिखेगा। भ्रम हर जगह है, लेकिन देखने के लिए थोड़ा अंतर्दृष्टि चाहिए होता है ना। तो एनसीईआरटी में जो है वो बहुत चीजें हैं लेकिन तुमको नहीं दिखेगी वो, तो जो चीज दिखने वाली है और काम की है वो सब तो हम इसको मिक्स कर दिए यहाँ। तो तुम्हारा काम वहां पर केवल पढ़ते हुए मजा लेना और एक ओवरऑल एक होलिस्टिक आइडिया डेवलप करना, और काम पढ़कर लिखने वाला कॉपी से कर लेना, कॉपी और प्लस बुकलेट। जैसे बुकलेट में हम इसलिए पेज संख्या लिखवा देते हैं कि बहुत सारी चीजें तो इसी में डाल देते हैं, लेकिन जो यहाँ से नहीं वहां से लेना। जैसे क्लास में मान लो तुम्हारा हमको ने कोई चीज किया है, तो वो अगर हम कॉपी में नहीं डाले तो वहां पर हम पेज संख्या आपको
बता दिया, तो उस पेज को आप कंपल्सरीली यहाँ ले लो। मैंने मान लो कि ये चीज पढ़ना है तब हमारा काम कंप्लीट होगा, तो उतना काम करने देते हैं, कॉपी और बुकलेट पढ़ो और बाकी एनसीईआरटी से रीडिंग करो। और तुम कहोगे हम सतीश चंद्रा, 2 वॉल्यूम में सतीश चंद्रा, लेकिन पढ़ोगे तो फ्रीलांस बहुत होगा, तुम्हारा दिमाग उसको ग्रहण नहीं करेगा और समय तुम्हारा चला जाएगा पूरा। समझ रहे हो ना? तो इसलिए इसको फॉलो करना। जैसे बहलोल लोदी पर मैंने पूछा, तुम लोगों को अफगान पर पूछा तो जवाब देना चाहिए था। कल तुम लोगों ने पढ़ा था वो बुकलेट में अफगान का, तो दिखा नहीं था क्या? तो फिर बोले क्यों नहीं? अब देखो बच्चे, अब प्रशासन में बहुत मजेदार है, कोई नहीं, हेडिंग दे दो। हाँ, राज्य का स्वरूप एवं प्रशासन। 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 हाँ, यानी दे दो। हाँ, ऊपर थोड़ा सा एक डायग्राम बना लो। सल्तनत के अधीन राज्य। सल्तनत के अधीन राज्य। अब यहां लिखिएगा, राज्य एवं धर्म के परस्पर संबंध। राज्य और धर्म के परस्पर संबंध। धर्म के परस्पर संबंध। फिर एरो देके लिखिएगा, सुल्तान, सॉरी खलीफा एवं सुल्तान के संबंध। खलीफा एवं सुल्तान के संबंध। खलीफा एवं सुल्तान के संबंध। सुल्तान के संबंध, उसी में थोड़ा एक हाइफन हल्का दे देना। खलीफा एवं सुल्तान के संबंध थोड़ा हाइफन दे देना, और हाइफन देके लिखना सिद्धांत एवं व्यवहार। सब समझ में आ जाएगा। हाइफन समझते हो कि नहीं? हाइफन लिखना मत, हाँ देना है हाइफन। सिद्धांत एवं व्यवहार हो गया। अब एरो देके लिखिएगा, केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन। यहां केंद्रीय प्रशासन में पहला एरो दे देना दीवान, हाँ नहीं सॉरी एक मिनट, हाँ थोड़ा सा, एक मिनट। केंद्रीय प्रशासन में यहाँ एरो दे के लिख देना पहले सुल्तान, फिर आप यहां पर लिख देना मजलिस ए खलवत। मजलिस एक खलवत, ये तुमको याद रखने में काम आ जाएगा। खिलवत, खिलवत, मजलिस एक खलवत। फिर एरो दे देना इधर, हाँ हाँ, इधर देना बरड़ ए, बरड़ ए खास। बरड़ ए खास। बरड़ ए खास। इधर दे देना बरड़ ए आम। बरड़ ए खास, इधर दे देना एरो बरड़ ए आम। इधर बरड़ ए खास, इधर बरड़ ए आम।
बरर में र के ऊपर रेफ दे देना है। एक हाइफन देकर फारसी लिखने की तो अब आदत डल गई होगी। एक हाइफन देकर, जैसे बरर में रेफ दे दिया उसे एक हाइफन देकर ए कर दो, बरर ए हाइफन देकर फिर आम, वो एक बरर ए खास हुआ, ये बरर ए आम हुआ। अब बरर ए खास बरर ए आम वाले में आपने देखा, उसके बाद नीचे फिर ऐसे एरो दे दो, जहां, हाँ सेंटर, सेंटर पर ही, वैसे बीच से, जैसे बरर ए खास बरर ए आम को रहने दो और बीच से फिर जो उसका मध्य पार्ट है, जैसे तुमने लिया था ना ऐसे, ये दोनों इसको रहने दो और इसके बाद फिर नीचे एरो दे दो, और एरो देकर तब यहां पर लिख दो, हाँ, केंद्रीय अधिकारी। केंद्रीय अधिकारी, केंद्रीय अधिकारी में 4 विभाग की चर्चा करो, सबसे मुख्य है, बाकी जो विभाग है हम राइटिंग में आपको चर्चा कर देंगे। यहां पर लिखना दीवानी विजारत, दीवान ए विजारत, ये इसमें देख लिखना दीवान ए इंसा, दीवाने जो विजारत है ना, वो दीवाने विजारत हुआ वजीर का विभाग, दीवाने इंसा हुआ, दीवाने इंसा पत्राचार विभाग है। आप देखोगे दीवाने रिसालत, ये धार्मिक विभाग है, दीवान ए रिसालत, दीवाने रिसालत धार्मिक है, और फिर एरो देकर लिख दो दीवाने आरिज। क्यों बोल रहे हो, कीप साइलेंट, दीवाने आरिज। मैं फिर नाम बोल देता हूं, दीवाने विजारत आपका एक हुआ, दूसरा हुआ दीवाने इंसा, तीसरा हुआ दीवाने रिसालत, और चौथा हुआ दीवाने आरिज। ये 4 प्रमुख विभाग है। दीवाने आरिज कौन कौन बताएगा मुझे, ऐसा हाथ उठाओ। दीवाने आरिज की स्थापना किसने की थी, तो इसलिए मैंने लास्ट में दीवाने आरिज लिखा, क्योंकि बलबन ने उसको बाद में बनाया था दीवाने आरिज को। तो दीवाने आरिज, और उसमें जो अधिकारी अर्ज मुमालिक आगे तुम देखोगे। तो ये हो गया केंद्रीय प्रशासन। अब इसको मैं हटा रहा हूं। केंद्रीय प्रशासन के बाद हाँ, हाँ, लिखना इक्ता, इक्ता अथवा, हाँ, हाँ सेंटर से ही ले लो ना, वो केंद्रीय प्रशासन से आप देखोगे ना, इक्ता अथवा प्रांतीय, इक्ता अथवा प्रांतीय प्रशासन, इक्ता अथवा प्रांतीय प्रशासन, इक्ता अथवा प्रांतीय प्रशासन। अब इसके बाद फिर नीचे एरो ले लो, और एरो लेके लिखना हाँ, शिक, शिक, हाँ शिक, और शिक के नीचे लिखना परगना, शिक के नीचे परगना, शिक के नीचे परगना, परगना, और परगना के नीचे लिखना गांव, परगना के नीचे लिखना गांव, गांव। अब जहां सिख और परगना है उसको ऐसे घेर कर लिख दो स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, सिख परगना। गांव को अधिकतर शामिल नहीं करते, जो गांव तो तब से है जब से राज्य नहीं था, एक तरह से समझो तो मतलब राज्य के द्वारा जो संगठित है स्थानीय प्रशासन में सिख और परगना के ही स्तर लोगे, तो स्थानीय प्रशासन की बात होगी तो सिख और परगना ही होगा। गांव तो उभयनिष्ठ है, तो हर युग में रहा है, रहेगा, और उसमें अधिकारी भी एक तरह के मुकद्दम हैं, वही रहे हैं। तो वो पटवारी हैं उत्तर में, वही रहे हैं, मुगल सल्तनत के अधीन भी रहे, मुगलों के अधीन भी रहे। तो यही है आपका स्थानीय प्रशासन। तो ऊपर से नीचे तक की हायरार्की यही है। अब देखो वन वन मुद्दे को हम लोग उठाते जाएंगे, आपको पूरा एक इसमें भू राजस्व प्रशासन वाला मुद्दा आएगा। तो क्या,
विदेश विभाग का भी क्लियर कट नहीं है। उसी में जो दीवाने रिसालत है, उसमें एक दो हिस्टोरियन कहते हैं कि दीवाने रिसालत विदेश विभाग था, लेकिन जो ज़्यादा बहुमान्य मत है वो ये है कि वह विदेश विभाग नहीं था, वो धार्मिक विभाग था। और विदेश विभाग करके एज सच कोई अधिकारी तो मुगलों ने भी नियुक्त नहीं किया था। मुगल में भी तो वही जो मीर बख्शी है, वही कोई अगर फॉरेन डिग्निटरी आता था तो उससे मिलता था और मुगल दरबार में उसको उपस्थित करता था। तो मुगल काल में भी एज सच एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट करके तो कोई अलग डिपार्टमेंट था नहीं। तो सल्तनत काल में भी हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का डिपार्टमेंट नहीं होगा अलग से कोई। और जहाँ तक हो गया राजकीय पत्राचार की बात, तो दीवाने इंसा है। तो दीवाने इंसा एक तो साम्राज्य के अंदर और साम्राज्य से बाहर के लोगों को राजकीय आदेश भेजना या उनके साथ पत्राचार करना, ये काम दीवाने इंसा का होता था। बट एक्सक्लूसिव कोई एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट इस काल में दिखता नहीं है। अब बच्चे वन बाय वन पहला मुद्दा उठा और वन बाय वन हम लोग बढ़ते चलते हैं। लिखिएगा पहला मुद्दा, हाँ हाँ, कि सल्तनत के अधीन राज्य एवं धर्म। सल्तनत के अधीन राज्य एवं धर्म, हेडिंग दो। सल्तनत के अधीन राज्य एवं धर्म। राज्य एवं धर्म। तो बच्चे जिस समय मैं तुमको पश्चिम एशिया में इस्लाम बताया था, सॉरी अरब क्षेत्र में इस्लाम का उद्भव बताया था, तो अरब क्षेत्र में इस्लाम का उद्भव बताने के बाद वहां मैंने राज्य और धर्म पर प्रकाश डाला था। तो कितने लोग हमें बता सकते हो कि इस्लाम के अंतर्गत राज्य और धर्म में क्या संबंध था? राज्य पहले था या धर्म पहले था? तो राज्य क्यों बना था? ओके, लेकिन जब जैसे जैसे इस्लाम पश्चिम एशिया और अरब क्षेत्र से पश्चिम एशिया और मध्य एशिया की तरफ या गैर अरब क्षेत्र की तरफ बढ़ता गया और धीरे धीरे इस्लाम ने एक बृहद साम्राज्य का रूप ले लिया, तो फिर उसके बाद इस अवधारणा में परिवर्तन आया। क्योंकि अब राजनीतिक बातों की प्राथमिकता मिलने लगी, तो धर्म तो औपचारिकता में रहा, हर काम धर्म के नाम पर हुआ, लेकिन वो पूरी तरह धर्म से गाइडेड नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल राज्य के व्यवहार में भी बदलाव आया। तो पहले हम लोग यहीं से शुरू कर देते हैं। ओके, तो अब डैश दीजिए और लिखिए हाँ 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 कि इस्लाम की स्थापना के काल में, इस्लाम की स्थापना के काल में, इस्लाम की स्थापना के काल में हाँ 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 धर्म को राज्य से ऊपर रखा गया था। धर्म को राज्य से, इधर आ जाओ, कहां थे पहले? इतने लेट तक सोए रह गए थे लगता है। हाँ। क्या लिखा इस्लाम, क्या लिखा लाइन? धर्म को राज्य से ऊपर रखा गया था। धर्म को राज्य से ऊपर रखा गया था। हाँ हाँ देखिए, हाँ देखिए, हाँ देखिए, हाँ 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 पैगंबर ने राज्य की स्थापना, हाँ, पैगंबर ने राज्य की स्थापना, राज्य की स्थापना इस्लाम धर्म को संगठित करने के लिए की थी। पैगंबर ने राज्य की स्थापना इस्लाम धर्म को संगठित करने के लिए की थी। पैगंबर ने राज्य की स्थापना इस्लाम धर्म को संगठित करने के लिए की थी। हाँ, इस्लाम धर्म को संगठित करने के लिए की थी। हाँ, की थी। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, परंतु परंतु जैसे जैसे अन्य क्षेत्रों में इस्लाम का प्रसार हुआ,
जैसे जैसे अन्य क्षेत्रों में इस्लाम का प्रसार हुआ, इस्लाम का प्रसार हुआ और उसने राज्य के स्थान पर एक वृहद साम्राज्य का रूप लिया। उसने राज्य के स्थान पर एक वृहद साम्राज्य का रूप लिया, वृहद साम्राज्य का रूप लिया। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर हाँ, 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 तो फिर नवीन परिस्थितियों के अनुकूल धर्म और राज्य के संबंध बदलने लगे। धर्म और राज्य के संबंध बदलने लगे। बदलने लगे। हाँ, 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 ईरान के शासन, हाँ, 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 बदलने लगे। हाँ, 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 देखिए, हाँ, फिर भी अपनी वैधता बनाए रखने के लिए, हाँ, इस्लामी राज्य ने हाँ, लेकिन अपने इस प्रसिद्ध नारे अपने इस प्रसिद्ध नारे को हाँ, को कभी नहीं छोड़ा। कि पूर्ण विराम मत दो। क्या किया तुमने? पूर्ण विराम नहीं तो की में, अच्छा, की में हर्ष भी कर दिया है ना, ठीक है। मैंने छोटी पाई दी है ना की में, हाँ, बड़ी पाई तो नहीं दे दी है। की मन संयोजक है, हाँ, ध्यान रखना पड़ता है। तुम लोग सभी लोग संयोजक दिया है ना की में, हर्षिकार, हाँ, 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 कि राज्य, हाँ, कि, हाँ, कि, हाँ, कि शासन का उद्देश्य था दारुल हर्ब। ब्रैकेट में लिखो मूर्ति पूजकों के देश। मैं देख रहा हूं कौन कौन दारुल हर्ब में पड़ोसी को अभी झांक रहा है। ब्रैकेट में लिखो मूर्ति पूजकों के देश, हाँ, हाँ, को दारुल इस्लाम ब्रैकेट में डालो वैसे क्षेत्र जहां इस्लाम के कानून लागू होते हैं। ब्रैकेट बंद कर दो। हाँ, हाँ, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना। ये तो समझते हो, स्लोगन तो तुम लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हो। हाँ, हाँ, पैराग्राफ चेंज करके, हाँ, 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 इसीलिए इस्लामी राज्य व्यवस्था का मूल्यांकन करते हुए, पैराग्राफ चेंज नहीं किया है तुमने, क्या सोचते रहते हो कहीं तो। पैराग्राफ चेंज करना ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, ध्यान रहे। इसलिए, हाँ, क्या लिखा लाइन? मूल्यांकन करते हुए, हाँ, हाँ, यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या इस्लाम के अंतर्गत राज्य एक धर्मतंत्र था। प्रश्नवाचक चिन्ह डाल दो।
धर्मतंत्र था। देखिए हाँ, लिखिए हाँ, इस प्रश्न का जवाब निम्नलिखित लिखो। इस प्रश्न का जवाब निम्नलिखित इस प्रश्न का जवाब निम्नलिखित बातों के आधार पर दिया जा सकता है। धर्म का जवाब निम्नलिखित बातों के आधार पर दिया जा सकता है। दिया जा सकता है। वहां पर डैश दे दो और डैश दे के लिख, पैराग्राफ चेंज करके लिखो कि धर्म तंत्र के मानक, धर्म तंत्र, हाँ हेडिंग है, छोटा सा हेडिंग, हाँ, धर्म तंत्र, धर्म तंत्र के मानक, हाँ, हाँ, चाहे धर्म तंत्र, देखो धर्म तंत्र की मानक शर्तें कर दो। सब टॉपिक, हाँ इसी के अंदर है। सब टॉपिक बदलेगा कैसे? ऊपर पढ़ने से तुमको क्या पता चला? इतना अच्छा भाषण देते हो और तुम, है ना? धर्मतंत्र की मानक शर्तें, ऊपर से नीचे पढ़ने से तुमको ऐसा लगा कि दूसरा मुद्दा है। ऊपर तुमने लिखा है और फिर उसको डैश दिए हो और फिर तुम नीचे लिख रहे हो। धर्मतंत्र की मानक शर्तें, अब डैश देना, अब लिखना, हाँ हाँ, कि धर्मतंत्र अंग्रेजी शब्द थियोक्रेसी, अंग्रेजी शब्द थियोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी शब्द थियोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। थियोक्रेसी देखो, THEOCRACY, थियोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। देखिए हाँ, देखिए हाँ, हाँ, इस शब्द की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति समझते हो? इस शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द, ग्रीक, ग्रीक शब्द थियोस, थियोस, ब्रैकेट में लिखना देवता, देवता, एंड क्रेसी, क्रेसी शासन, शासन, हाँ क्रेशी से हुआ है, हुआ है। इसलिए, इसलिए इसका अर्थ होता है ईश्वर का शासन। इसलिए इसका अर्थ होता है ईश्वर का शासन। इसलिए इसका अर्थ होता है ईश्वर का शासन। हाँ, चूंकि ईश्वर स्वयं, चूंकि ईश्वर स्वयं शासन के लिए आ नहीं सकते, चूंकि ईश्वर स्वयं शासन के लिए आ नहीं सकते, शासन के लिए आ नहीं सकते, इसलिए ईश्वर स्वयं शासन के लिए आ नहीं सकते, इसलिए, हाँ हाँ, अब ईश्वर को तो कोई देख नहीं सकता कि शासन कर रहे हैं, गद्दी पर बैठे हुए हैं क्या, हाँ, इसलिए, हाँ हाँ, इसमें निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की जाती है। निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की जाती हैं, की जाती हैं। डैश देकर लिखना, हाँ डैश, पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट फर्स्ट, हाँ, कि देवता की ओर से शासन करने वाला, हाँ, देवता की ओर से शासन करने वाला, देवता की ओर से शासन करने वाला एक पुरोहित वर्ग हो, देवता की ओर से शासन करने वाला एक पुरोहित वर्ग हो, शासन करने वाला एक पुरोहित वर्ग, पुरोहित वर्ग हो। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, सॉरी,
कि शासन के लिए ईश्वरीय कानून उपस्थित हों, ईश्वरीय कानून उपस्थित हों। मतलब शर्तें समझ में आ गई? इसे तो 2-3 बार पढ़ोगे तुम लोग को याद हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको क्लियर कट दे दिया है कि 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक तो एक पुरोहित वर्ग हो, पुरोहित का मतलब ब्राह्मण नहीं, कोई भी पुरोहित वर्ग, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, तो पुरोहित वर्ग हो और देवताओं की ओर से शासन करने वाला और ईश्वरीय कानून पर चले। तो 2 कसौटी है। पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए हाँ हाँ हाँ, लिखिए हाँ हाँ, सूक्ष्म परीक्षण करने पर, सूक्ष्म परीक्षण करने पर, सूक्ष्म परीक्षण करने पर, परीक्षण करने पर हमें यह ज्ञात होता है, सूक्ष्म परीक्षण करने पर हमें यह ज्ञात होता है, हमें यह ज्ञात होता है कि सल्तनत के अधीन राज्य, सल्तनत के अधीन राज्य उपर्युक्त में किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता। राज्य उपर्युक्त में किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता 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 इस तथ्य को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता, इस तथ्य को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता। निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता, डैश दे दीजिएगा और डैश देकर पॉइंट 1 लिखिए। पुरोहित वर्ग के रूप में, पुरोहित वर्ग के रूप में, पुरोहित वर्ग के रूप में एक उलेमा वर्ग तो अवश्य मौजूद था, एक उलेमा वर्ग तो अवश्य मौजूद था, अवश्य मौजूद था, परंतु वह वंशानुगत नहीं था, परंतु वह वंशानुगत नहीं था, बल्कि उसकी हैसियत, उसकी हैसियत सुल्तानों की इच्छा के अनुकूल बदलती रहती, उसकी हैसियत सुल्तानों की इच्छा के अनुकूल बदलती रहती। सुल्तानों की इच्छा के अनुकूल बदलती रहती, बदलती रहती। हाँ हाँ, देखिए हाँ हाँ। फिर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे सुल्तानों ने, फिर अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक जैसे सुल्तानों ने मोहम्मद बिन तुगलक जैसे सुल्तानों ने उलेमाओं को उलेमाओं को राजनीति से दूर रखा, उलेमाओं को राजनीति से दूर रखा, दूर रखा। अब देखो, जहां पर तुमने 2 शर्तें दी थी वहां पर एक उलेमा वर्ग तुमने लिखा था ना, उस पेज को और पॉइंट नंबर 1 को थोड़ा उलट दो, तो पीछे पीछे जहां लिखा हुआ है 2 शर्त में, तो उलेमा वर्ग के लिए लाइन क्या लिखा हुआ है थोड़ा मुझे बता दो तो। हाँ हाँ, शासन करने वाला एक, हाँ, तो जहां पुरोहित वर्ग हो लिखा है ना, उसमें केवल एक शब्द जोड़ दीजिए, वंशानुगत पुरोहित वर्ग हो, वंशानुगत।
वंशानुगत पुरोहित वर्ग हो। मतलब देखिए, यहां पर आपको बताया जा रहा है कि वहां पर एक पुरोहित वर्ग हो और वो पुरोहित वर्ग एक वंशानुगत पुरोहित वर्ग हो। दैट शुड नॉट बी एन ऑर्डिनरी प्रीस्ट क्लास, वंशानुगत हो। तो दिल्ली सल्तनत में एक उलेमा वर्ग तो है, परंतु वंशानुगत नहीं है, उसकी हैसियत ही बदलती रहती है। कोई सुल्तान उसको, अब फिरोज शाह तुगलक जैसे सुल्तानों ने उसको पावर दे दिया, अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक ने उसको दूर हटा दिया। तो उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। और ये पूरी केवल आपको सल्तनत काल में ही नहीं, पूरी आपको मुस्लिम शासन के अंतर्गत देखोगे कि उलेमा वर्ग की स्थिति हमेशा बदलती रही है। जैसे मुगल शासकों ने भी उसी तरह उलेमाओं को दूर रखा। अकबर के समय तो कहा जाता है कि एक बार अकबर ने, चूंकि होता क्या है, कम से कम घोषित रूप में तो राज्य का उद्देश्य दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना तो होता ही था। अब आज ही तुम देखो, संविधान में तुम्हारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें तो यही है कि आर्थिक पुनर्वितरण किया जाएगा। दूसरी बात है कि आर्थिक उदारीकरण पुनर्वितरण के बजाय और आर्थिक केंद्रीयकरण हो रहा है। तो एक कम से कम कोई भी राज्य का आदर्श होता है, तो आदर्श वाक्य तो यही है इसका। तो इसलिए समय समय पर अकबर को भी उलेमाओं से राय लेने की नकल करनी, मतलब नाटक करना पड़ता था। कम से कम ये दिखे कि हाँ, ये उलेमाओं से राय ले रहे हैं, सद्र से राय ले रहे हैं, सद्र उस शूद्र से राय ले रहे हैं। तो एक बार अकबर, चूंकि वैसे तो अकबर के हरम में तो 5000 महिलाएं थी, लेकिन उसकी विवाहिता पत्नी 9 थी, जो निकाह प्रॉपर करके लाया था। और शरीयत में 4 ही पत्नी का प्रावधान है, तो एक तरह से उल्लंघन था। अकबर बैठाया एक तरह से उलेमाओं को, सबसे जो सर्वश्रेष्ठ उलेमा उसको बैठाया और बोला कि जरा आप राय दे कि मेरा निकाह आपको कैसा दिख रहा है, शरीयत के अनुकूल है कि नहीं। अब उलेमाओं के बीच अकबर की चापलूसी करने की होड़ लग गई। एक उलेमा ने कहा कि जहांपना मुस्लिम शरीयत में है कि एक मुसलमान 2-2, 3-3, 4-4 पत्नियां रख सकता है। तो 2-2, 4, 3-3, 6 और 4-4, 8, 18 निकाह का प्रावधान है। हुजूर ने केवल 9 निकाह किए हैं, 9 अभी भी कर सकते हैं। तो दूसरे उलेमा को लगा कि ये कुछ ज्यादा हो गया। उसने कहा कि नहीं, जहां अपना एक्चुअली उसमें है 2, 3 या 4 तक बीवियां रख सकता है। तो 2, 3, 5 और 4, 9, बिल्कुल 9 आपका एकदम फिट है, न एक ज्यादा न एक कम। तो आप समझ सकते हो कि जहां उलेमाओं की ऐसी स्थिति है, वहां आप कैसे कह सकते हो कि एक वंशानुगत उलेमा वर्ग है। अगर उलेमाओं की ऐसी स्थिति है, इसका मतलब है कि उलेमाओं का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। हाँ देखिए, हाँ, जहां तक ईश्वरीय कानून का सवाल है, जहां तक ईश्वरीय कानून का सवाल है, तो ईश्वरीय कानून के निम्नलिखित भाग होते थे। हाँ, जिन्हें हम जिन्हें हम सल्तनत काल में मुस्लिम शरीयत के नाम से जानते हैं। मुस्लिम शरीयत के नाम से जानते हैं। मुस्लिम शरीयत को धार्मिक कानून का, दर्जा दिया गया था। मुस्लिम शरीयत को धार्मिक कानून का दर्जा दिया गया था। इसका एक भाग इबादत कहलाता था। इबादत को ब्रैकेट में लिखना, प्रार्थना। इसका एक भाग इबादत कहलाता था। इबादत को प्रार्थना लिख देना। हाँ, दूसरा भाग हाँ, 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 दूसरा भाग सिविल कानून।
और तीसरा भाग फौजदारी कानून, और तीसरा भाग फौजदारी कानून, फौजदारी कानून। मैं मानकर चलूं कि आप लोग सिविल और फौजदारी लॉ का अंतर समझते हो। कितने लोग समझते हो? सभी लोग समझते हो ना? हाँ। कई लोग लिखते रह गए, अपना पोजीशन क्लियर नहीं किया, तो मतलब अगर नहीं समझते हो तो पूछ लो, अन्यथा फिर रह जाओगे, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो जो सिविल कानून है, सिविल कानून में जैसे नॉर्मली मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, ये जितने लॉज होते हैं सिविल कानून में। फौजदारी कानून वो होते हैं जिस कानून में लोगों को ने कोई अपराध किया हो, उस अपराध के बदले उनको दंड दिया जाता हो, तो उनको फौजदारी कानून कहते थे। तो इसमें जो सिविल कानून होता था उसमें जैसे मोहम्मद पैगंबर का जो ओरिजिनल कुरान देखोगे तो वहाँ पुरुष और महिला में अंतर नहीं किया गया था। पैगंबर मोहम्मद का देखो बहुत सारी चीज़ें, अब इस्लाम में दास व्यवस्था थी, डेवलप कर गई। पैगंबर ने दास व्यवस्था को कभी स्वीकृति नहीं दी। पैगंबर के बारे में कहा जाता था वो बड़े दयालु किस्म के होते थे। तो वो क्या था कि जब वो छोटे व्यापारी तो थे ही, उनको ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े मर्चेंट थे, तो जो भी पैसा अर्जित करते थे उससे, उसमें दास का प्रचलन वहाँ अरब क्षेत्र में था, तो दासों को खरीद लेते थे और दासों को खरीद के एक जगह पर जाके आज़ाद कर देते थे। वही जितनी कमाई होती थी वो दासों को आज़ाद करने में लगाते थे। अब जिनका पैगंबर दासों के बारे में ऐसा दृष्टिकोण रखता है, उस धर्म के अंदर अगर दास व्यवस्था हो तो अपने आप में डिस्टॉर्शन है। उसी तरह से पैगंबर मोहम्मद का ओरिजिनल कुरान है, ओरिजिनल कुरान में पुरुष और महिला के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया। और मुस्लिम शरीयत है वो कुरान के चीज़ों को फॉलो नहीं करता है, मुख्य रूप से हदीस, और उसके बाद जो तुमको जो इजमा और कयास है आपको पता ही होगा। तो उसमें क्या हुआ कि वो बहुत हद तक वो कुरान का जो ओरिजिनल, तो अरे सबका सोर्स तो है, कुरान अनडिस्प्यूटेड है, कुरान पर तो कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। कोई अगर कुरान पर क्वेश्चन करता है तो उसको तो इस्लाम में खैर नहीं है, समझो कि उसको तो वो ईश्वर निंदा के तहत क्या हो सकता है। तो मतलब कुरान ओरिजिनल सोर्स है इस्लाम में, तो ओरिजिनल सोर्स में पुरुष और महिला के बीच भेदभाव नहीं किया गया और शरीयत के कानूनों में महिलाओं को उत्तराधिकार से वंचित किया गया है। तो ये ओरिजिनल इस्लाम धर्म के मूल भाव के विपरीत जा रहा है। और दूसरा तुम देखते हो जैसे फौजदारी कानून, फौजदारी कानून में तुम देखते हो इस्लाम में नाच घर, डांसिंग हाउसेस, मदिरालय, सबको बिल्कुल पाबंदी लगाई गई है। लेकिन यहां पर क्या है कि जो फौजदारी कानून बने हुए थे शरीयत के अंदर, उसमें नाच घर के लिए भी कानून बनाए गए थे। तो नाच घर के लिए कानून बनाए गए, डांसिंग हाउसेस के लिए, तो उस इस्लाम के मूल भाव के विपरीत जा रहा है। तो इसका मतलब कि मूलतः वह इस्लाम की भावना के अनुरूप नहीं है। तो यहां पर हो जाता है नंबर। उसके बाद तीसरी चीज मैं तुमको इसमें दिखाऊंगा कि जो मुस्लिम शरीयत लिखे गए थे, ये शरीयत लिखे गए थे, इसमें मदीना के काजियों ने लिखा था या मदीना के उलेमाओं ने मिलकर लिखा था। तो अब मदीना के उलेमाओं ने मिलकर इसको लिखा था, तो मदीना की परिस्थिति को बताता था। उस समय था जिस समय इस्लाम एक छोटा राज्य था। अब चूंकि इस्लाम फैल गया अब हिंदुस्तान में, तो आपका जो जो कानून रचे गए हैं मदीना में, यहाँ तो अपने देश में संविधान निर्माता 300 बैठ के बनाए, माथा पच्ची करके 3 वर्ष में कानून, उसका तो तुम देखते हो कितना संशोधन हो गया। अभी क्या चल रहा है नंबर? क्या? अब समझ सकते हो कि जो मदीना में लिखा गया है उसको हिंदुस्तान में कैसे लागू कर पाओगे, वैसे जो कहते हो। तो मतलब सुल्तान को साथ में पूरक कानून बनाना पड़ता था ताकि नियमों का संचालन हो। और जो पूरक पूरक कानून होता था उसे कहते थे उर्फी अथवा जवाबित। और उर्फी और जवाबित तो कहीं धार्मिक कानून नहीं, वो धर्मनिरपेक्ष कानून है। तो हो गया बच्चे खंडन किया धर्मतंत्र नहीं था। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बस वही लिखना है, डैश देकर लिखना। हाँ हाँ हाँ, तुमने तो पहला क्या लिखा है? अरे ठीक है, हाँ ये बात। अब नीचे ब्रेक देकर, हाँ सॉरी, नहीं इसी में एक लाइन लिख दो। हाँ हाँ, एक लाइन लिख दो। अगर हम गौर से देखते हैं तो ज्ञात होता है, अगर हम गौर से देखते हो तो हमें ज्ञात होता है
ज्ञात होता है कि चाहे वह सिविल कानून हो अथवा फौजदारी कानून, चाहे वह सिविल कानून हो अथवा फौजदारी कानून, परंतु इन कानूनों में इस्लाम के मूल भाव का उल्लंघन मिलता है। इस्लाम के मूल भाव का उल्लंघन मिलता है। अब नीचे ब्रेक देकर पॉइंट ए लिखिए, सिविल कानून। डैश देकर लिखिएगा कि कुरान में पुरुष और महिला के बीच भेदभाव नहीं किया गया है। कुरान में पुरुष और महिला के बीच भेदभाव नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। नहीं किया गया है, इसलिए सिविल इसलिए शरीयत में महिलाओं को उत्तराधिकार से वंचित किया जाना इस्लाम की मूल भावना के विपरीत जाता है। इस्लाम की मूल भावना के विपरीत जाता है। इस्लाम की मूल भावना के विपरीत जाता है। पॉइंट नंबर बी लिखिए, उसी प्रकार फौजदारी कानून में नाच घर एवं जुआ घर के लिए भी निर्मित कानून दिखते हैं। जबकि इस्लाम में इन्हें पूरी तरह वर्जित किया गया है। इन्हें पूरी तरह वर्जित किया गया है। अब नीचे ब्रेक देकर पॉइंट 3, जैसे पॉइंट 1 और 2 लिखा था ना आपने, अब पॉइंट 3 लिखिए। पॉइंट 3 लिखिए, 3 लिखिए। कि जैसा कि हम जानते हैं कि ये शरीयत तब लिखे गए थे जब इस्लाम एक छोटा राज्य था। जब इस्लामी राज्य कर दो, इस्लामी राज्य एक छोटा राज्य था। अब परिस्थितियां काफी बदल चुकी थीं। तथा क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुकूल
क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुकूल, हाँ अनुकूल, क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुकूल कानून भी अलग बनते थे, हाँ कानून भी, हाँ हाँ हाँ, नए कानूनों की जरूरत पड़ती थी, नए कानूनों की जरूरत पड़ती थी, कानून की जरूरत पड़ती थी, इसलिए दिल्ली के सुल्तानों ने, इसे दिल्ली के सुल्तानों ने कुछ पूरक कानून निर्मित किए, दिल्ली के सुल्तानों ने कुछ पूरक कानून निर्मित किए, निर्मित किए, निर्मित किए, इन्हें 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 उर्फी अथवा जवाबित, उर्फी अथवा जवाबित, उर्फी अथवा जवाबित, जवाबित कहा जाता था। ये धर्मनिरपेक्ष कानून, ये गैर धार्मिक कानून होते थे, ये गैर धार्मिक कानून होते थे, ये गैर धार्मिक कानून होते थे। अब नीचे लाइन लिख देना, नीचे पैराग्राफ चलेंगे एक लाइन कि उपयुक्त बातों के प्रकाश में, उपयुक्त बातों के प्रकाश में, उपयुक्त बातों के प्रकाश में दिल्ली सल्तनत, उपयुक्त बातों के प्रकाश में दिल्ली सल्तनत एक धर्मतंत्र प्रतीत नहीं होता, एक धर्मतंत्र प्रतीत नहीं होता, धर्मतंत्र प्रतीत नहीं होता। ये तो क्लियर हो गया, ये सिद्ध हो गया। 3 पॉइंट याद हो गया आपको, कुछ खास आश्वासन नहीं दे रहे हो, क्लियर है ना? ये तीनों पॉइंट में कोई डाउट नहीं है ना तुम लोगों को? 1, 2 and 3 क्लियर। पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए क्या दिल्ली सल्तनत, हाँ क्या उसी में हेडिंग है, फिर क्या हाँ तो क्या फिर कर दो, तो क्या फिर हेडिंग है, घबराओ मत। तो क्या फिर सल्तनत के अधीन राज्य, सल्तनत के अधीन राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था, राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था। प्रश्नवाचक चिन्ह डाल दो। प्रश्नवाचक चिन्ह डाल दो, डैश देकर लिखो ऐसा भी हम नहीं कह सकते, ऐसा भी हम नहीं कह सकते, ऐसा भी हम नहीं कह सकते क्योंकि घोषित रूप में ही सही, ऐसा भी हम नहीं कह सकते क्योंकि घोषित रूप में ही सही, घोषित रूप में ही सही, सही राज्य का उद्देश्य था, राज्य का उद्देश्य था दारुल हर्ब को, राज्य का उद्देश्य था दारुल हर्ब को, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना, दारुल इस्लाम बनाना, इस्लाम बनाना। हाँ हाँ, इस बात को समझा कि नहीं? धर्मनिरपेक्ष में कम से कम आदर्श भी तो अलग होना चाहिए। अब अपने संविधान में आप लिख दोगे कि भारत एक धर्मतंत्र है, तो फिर मूल्यांकन होगा तो पता चलेगा ये धर्मतंत्र नहीं है, तो मुद्दा होगा कि धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्षता में भी बट्टा लगा हुआ है, कम से कम घोषित रूप में आदर्श में तो कम से कम बनाया हुआ है ना उसने, तो इस कसौटी पर भी गया। तो आप पैराग्राफ फिर चलेंगे, फिर हेडिंग दो। हाँ, तो फिर वास्तव में राज्य का स्वरूप क्या था, तो फिर वास्तव में राज्य का स्वरूप क्या था, हेडिंग है आपका। तो फिर वास्तव में राज्य का स्वरूप क्या था, तो फिर वास्तव में राज्य का स्वरूप क्या था?